एक सिचुएशन को हम इमेजिन करते हैं जहाँ पर 3 लोग हैं, ए, बी जो बैंक है और सी श्योरिटी है। ए बैंक के पास जाता है और कहता है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। बैंक कहता है कि तुमको 10 लाख रुपए का लोन ऐसे ही नहीं मिल सकता है, किसी ना किसी पर्सन को तुम्हारी गारंटी लेनी पड़ेगी। तो सी तब स्टेप इन करता है कि मैं ए की गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ। अब ए को लोन मिल जाता है बैंक से। अब होता ये है कि ए जो है वो लोन रीपे नहीं कर पाता है, तो बैंक किससे मांगता है? बैंक जो है वो सी से पैसे मांगता है कि तुमने उसकी गारंटी ली थी, तुम पैसा पे करो। सी जो है एज अ श्योरिटी वो पैसा पे कर देता है। तो अब कहानी क्या यही ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। श्योरिटी जो है उसको हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतने पावरफुल राइट्स मिले हैं कि वो प्रिंसिपल डेटर से जितना भी अमाउंट उसने पे किया था ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, वो सारा का सारा अमाउंट वो क्या कर सकता है, उससे रिकवर भी कर सकता है और क्रेडिटर के अगेंस्ट में भी क्लेम कर सकता है। तो जो राइट्स ऑफ श्योरिटी हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, हम उसे मतलब डिस्कस करते हैं। राइट्स ऑफ श्योरिटी को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है हमारा राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल क्रेडिटर, सेकंड है राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, सेकंड है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर और थर्ड आता है हमारा राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। इन सभी राइट्स को हम 1 बाय 1 करके डिटेल में विद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर में सबसे पहला राइट आता है राइट ऑफ सब्रोगेशन, जो कि सेक्शन 140 के अंदर डिफाइन किया गया है। सब्रोगेशन का सिंपल मीनिंग ये होता है स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, मीन्स स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि राइट ऑफ सब्रोगेशन होता क्या है। यहाँ पे ए गारंटी करता है बी को कि तुम सी को जितने भी राइट्स ऑफ बैग्स जो है वो पे करोगे, मतलब जितने भी राइट्स ऑफ बैग्स तुम उसे दोगे उन सबका पेमेंट अगर सी तुम्हें नहीं कर पाता है तो उनका पेमेंट मैं तुम्हें करूँगा। बी जो है वो ए की गारंटी के ऊपर ये राइट्स ऑफ बैग किसे दे देता है, सी को दे देता है। अब सी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है, वो प्राइस जो है वो पे नहीं कर पाता है। तो अब क्या होता है, बी ए से कहता है कि तुमने गारंटी ली थी, सी ने पैसा नहीं दिया, अब तुम वो पैसा मुझे वापस दोगे। ए जो है जितने भी पैसे बनते हैं, फॉर सपोज हम मान लेते हैं राइट्स ऑफ बैग के 5000 रुपीज़ हुए, तो वो 5000 रुपीज़ ए जो है वो बी को क्या कर देता है, पे कर देता है। अब यहाँ पे बी का जो रोल है वो तो ख़त्म हो गया क्योंकि उसको जो पैसे चाहिए थे वो पैसे उसको मिल गए हैं। अब ए बी के शूज़ के अंदर स्टेप इन कर जाते हैं, यानी कि जो पहले रिलेशन ए बी और सी के बीच में जो पहला रिलेशन था, अब वही रिलेशन ए और सी के बीच में, यानी कि जितने राइट्स बी के पास में थे एज अ क्रेडिटर, वो सारे के सारे राइट्स अब किसके पास चले जाते हैं, श्योरिटी के पास चले जाते हैं। यही राइट ऑफ सब्रोगेशन होता है। राइट ऑफ सब्रोगेशन आरजेएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सेक्शन के अंदर राइट ऑफ सब्रोगेशन डिफाइन किया गया है, तो इट इज़ डिफाइंड इन अंडर सेक्शन 140 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो राइट आता है अगेंस्ट अ प्रिंसिपल डेटर, इट इज़ राइट ऑफ इंडेमिनिटी। राइट ऑफ इंडेमिनिटी सेक्शन 145 के अंदर डिफाइन किया गया है। इंडेमिनिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आपके जगह पे किसी और पर्सन ने पे किया है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस पर्सन को वो सारा का सारा पैसा जो है वो वापस दो, यानी कि जो श्योरिटी है उसे किसी भी तरीके का लॉस नहीं होना चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ए, बी और सी। ए सी यहाँ क्रेडिटर है, ए यहाँ पे श्योरिटी है और बी यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर है। ए जो है वो सी को गारंटी करता है, सेम वही एग्जांपल, ए सी से गारंटी करता है कि तुम राइट्स ऑफ बैग जो है वो बी को दे दो। अगर बी तुम्हें नहीं वापस कर पाता है उनके पैसे, राइट्स ऑफ बैग के पैसे तुम्हें नहीं देता है तो मैं दूंगा। सी जो है वो बी के ए के कहने के ऊपर राइट्स ऑफ बैग जो है वो बी को दे देता है। अब बी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है, वो यहाँ पे पैसा उसको नहीं देता है, तो ए उसकी जगह पे पैसा दे देता है। अब ये बी की ड्यूटी बनती है कि ए ने जो उसके बिहाफ पे पैसे दिए, फॉर सपोज हम मान लेते हैं कि उसने 6000 रुपीज़ जो है राइट्स ऑफ बैग के ए ने दिए थे सी को, तो यहाँ पे अब बी की ड्यूटी है कि वो जो पैसे
ए ने सी को दिए हैं, वो सारे के सारे पैसे बी जो है वो क्या करेगा, ए को रीएम्बर्स करेगा, उसे वापस से देगा। तो दिस इज द राइट ऑफ इंडेमनिटी कि बी की लाइबिलिटी है, बी की ड्यूटी है, प्रिंसिपल डेटर की ड्यूटी होती है कि वो श्योरिटी को किसी भी तरीके का लॉस नहीं होने दे, उसे जो भी पैसा श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे देता है वो सारे के सारे पैसे वो क्या करे, उसको वापस कर दे। इसमें हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वही सेम ए बी और सी, ठीक है। अब ए यहाँ क्या बोलता है सी को कि तुम जो राइस ऑफ बैग बी को दोगे, मैं उसमें से 3000 रुपीज़ तक की गारंटी लेता हूँ कि 3000 रुपये तक के पैसे जो है वो मैं तुम्हें दे दूँगा अगर इतने राइस तुम उसको देते हो। अब सी यहाँ क्या करता है, वो उसे 3000 रुपीज़ के राइस ना दे के वो उसे सिर्फ 2000 रुपीज़ तक के राइस देता है, लेकिन ए से वो कितना रिकवर कर लेता है, ए से वो 3000 रुपीज़ रिकवर कर लेता है। तो अब क्या यहाँ पे बी की ड्यूटी है ये होगी कि वो ए को 3000 रुपीज़ पे करे, या बी की ड्यूटी ये होगी कि वो सिर्फ 2000 रुपीज़ तक के लिए लायबल होगा। तो यहाँ पर बी जो है वो सिर्फ 2000 रुपीज़ तक के लिए लायबल होगा। गारंटी तुमने कितने की दी हो उससे उसको क्या मतलब है, तो उसको राइस ऑफ बैग्स जितने सप्लाई हुए उनका जो अमाउंट था वो 2000 रुपीज़ था। तो बी यहाँ पर सिर्फ 2000 रुपीज़ तक के लिए ही क्या होगा, लायबल होगा, इससे ज़्यादा अमाउंट के लिए वो यहाँ पर लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो है हमारा राइट आता है, वो आता है हमारा राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। इसमें भी सबसे पहला राइट है हमारा राइट टू सिक्योरिटी, जो कि सेक्शन नंबर 141 के अंदर है। फिर नेक्स्ट जो इसके अंदर राइट हम पढ़ेंगे वो है राइट टू क्लेम सेट ऑफ। इसका कोई सेक्शन नहीं है, बस इसको हम समझते हैं। सबसे पहला जो राइट है हमारा राइट ऑफ सिक्योरिटी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज बैंक ने लोन के बदले में प्रिंसिपल डेटर की कोई भी प्रॉपर्टी एज अ मॉर्गेज रखी हुई है, या गोल्ड या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी रखी हुई है। अब श्योरिटी क्या है, वो अगर अब श्योरिटी कोई पेमेंट करता है, अगर प्रिंसिपल डेटर का डिफ़ॉल्ट होता है और श्योरिटी जो है वो पेमेंट करता है, तो श्योरिटी को भी जो सिक्योरिटी बैंक के पास में रखी हुई थी उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, श्योरिटी को भी मिलेगा। यानी और अगर क्रेडिटर जो है उसकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से वो सिक्योरिटी को खो देता है, तो श्योरिटी उतने एक्सटेंट तक क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसको एक और सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो बैंक है, ए ये पर्सन है, ठीक है, और बी दूसरा पर्सन है। बी जो है वो प्रिंसिपल डेटर है, ए हमारा यहाँ पे श्योरिटी है और बैंक हमारा यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर है। बी बैंक से लोन लेता है और एज अ सिक्योरिटी वो अपनी गोल्ड की जो चीज़ है वो वहाँ पर रख देता है। अब बी डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है, तो ए उसके बदले में श्योरिटी होने के बिहाफ पे वो पैसा पे कर देता है। तो अब ए जो है उससे भी ये जो सिक्योरिटी है गोल्ड की, जो सिक्योरिटी बैंक के पास में रखी हुई है, उसका बेनिफिट जो है वो ए को भी मिलेगा, ठीक है। और अगर क्या होता है, बैंक के पास से ये सिक्योरिटी गुम जाती है या कुछ भी उस बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से सिक्योरिटी गायब हो जाती है, तो श्योरिटी उस एक्सटेंट तक क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बी जो है वो बैंक से लोन लेता है 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है, और गोल्ड जो था वो 8 लाख रुपीज़ का गोल्ड उसने एज अ सिक्योरिटी जमा करवा रखा था। तो अब क्या होगा, अगर बैंक से वो गोल्ड जो है वो गुम जाता है या उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कुछ भी हो जाता है, तो श्योरिटी जो है वो 8 लाख रुपीज़ तक के अमाउंट के लिए क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कि अब उसे सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा, 2 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये हमारा राइट टू सिक्योरिटी है, और ये बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट भी है जुडिशरी का, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट टू क्लेम सेट ऑफ। राइट टू क्लेम सेट ऑफ का मतलब ये हुआ कि अब मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर के पास क्रेडिटर के अगेंस्ट कोई लीगल एडजस्टमेंट है या कोई भी क्लेम था, तो श्योरिटी भी उसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है। यानी कि श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है वो आप अननेसेसरीली कितने भी मतलब एक्सटेंड कितनी भी उस तक एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो राइट टू क्लेम सेट ऑफ का मतलब यही हुआ कि अगर प्रिंसिपल डेटर का
प्रिंसिपल डेटर का या श्योरिटी का कोई भी क्लेम जो है वो क्रेडिटर के अगेंस्ट में होता है तो वो उसको क्या करा सकता है, सेट ऑफ करा सकता है, मीन्स एडजस्ट करवा सकता है कि तुम मुझे इतना दोगे तो तुम उसके अंदर इतना क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। इसको भी एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि ए, बी और सी ये 3 लोग हैं। बी जो है वो श्योरिटी है, ठीक है, ए प्रिंसिपल डेटर है और सी वही हमारा क्रेडिटर है। अब होता ये है कि ए जो है वो सी से पैसा ए जो है वो सी से 5 लाख रुपीज़ ले रखा होता है, ठीक है, लेकिन सी को भी मतलब ए को 2 लाख रुपीज़ जो है वो देने होते हैं। तो यहाँ पे और प्रिंसिपल डेटर जो है वो सी को 5 लाख रुपीज़ जो है वो पे नहीं कर पाता है। तो अब जब श्योरिटी की बारी आती है कि तुम्हें पैसा देना है तो श्योरिटी वो 5 लाख में वो 2 लाख रुपए जो है वो एडजस्ट करा सकता है कि तुम्हें प्रिंसिपल डेटर को देने थे तो तुम क्या करो, 2 लाख रुपए तो काट लो और 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए जो है वो मैं तुम्हें क्या कर देता हूँ, पे कर देता हूँ। तो ये हमारा राइट टू क्लेम सेट ऑफ होता है। नेक्स्ट जो हमारा राइट आते हैं वो आते हैं राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज़। राइट अगेंस्ट को श्योरिटी समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि को श्योरिटीज़ एक्चुअल में होता क्या है, मतलब को श्योरिटीज़ कौन होगी। को श्योरिटी का मतलब ये हुआ कि अगर एक से ज़्यादा लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं, श्योरिटी दे रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग एज अ श्योरिटी आ रहे हैं तो उन्हें हम को श्योरिटी कहते हैं। यानी कि अगर एक पर्सन श्योरिटी दे रहा है तो वो तो श्योरिटी माना जाएगा, और एक से ज़्यादा पर्सन अगर आते हैं तो उसे हम क्या मानते हैं, को श्योरिटीज़ मानते हैं। इसके लिए भी 2 सेक्शंस हमें प्रोवाइड कराए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसमें कि लाइबिलिटीज़ बताई गई हैं कि क्या लाइबिलिटीज़ होती है को श्योरिटीज़ की। सबसे पहला जो है वो आता है हमारा वेयर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। ये हमारा सेक्शन नंबर 146 है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किस तरीके से को श्योरिटीज़ के बीच के अंदर जो भी अमाउंट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है तो सबके अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए, बी और सी जो है ये तीनों के तीनों क्या है, को श्योरिटीज़ हैं। क्या है ये, को श्योरिटीज़ है। और किसकी को श्योरिटीज़ हैं ये सभी के सभी बी की को श्योरिटीज़ है। कितने अमाउंट के लिए, फॉर अ सम ऑफ 3000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ तक के लिए ये तीनों को श्योरिटीज़ है। अब इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है पहले से, तो ए, बी और सी ये तीनों के तीनों हर पर्सन कितने कितने अमाउंट के लिए लाइबल होंगे, तीनों के तीनों 1000 रुपीज़ तक के लिए क्या होंगे, लाइबल होंगे। यही हमारा सेक्शन 146 कहता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है वेयर द को श्योरिटीज हैव एग्री टू गारंटी द डिफरेंट सम। जहाँ पे को श्योरिटी एग्री करती है कि वो अलग अलग अमाउंट जो है वो पे करेगी। तो इसमें जैसे ए, बी, सी ये तीनों को श्योरिटीज़ हैं, किसकी, डी की को श्योरिटीज़ है, और ये तीनों अलग अलग अमाउंट के लिए कहती हैं। ए कहता है कि मैं 10,000 रुपीज़ दूंगा, बी कहता है मैं 20,000 रुपीज़ तक के लिए लाइबल हूँ, और सी कहता है मैं 30,000 रुपीज़ तक के लिए क्या हूँ, लाइबल हूँ। तो अब यहाँ पे अगर डी जो है वो क्या करता है, अब डी क्या करता है, ई से लोन लेता है। तो यहाँ पे जितना जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब जितनी जितनी उन्होंने गारंटी ली है वो उतने ही प्रपोर्शंस तक के लिए क्या होंगे, लाइबल होंगे। तो यही हमारा पूरा राइट्स ऑफ श्योरिटी थे कि श्योरिटी के क्या क्या राइट्स है प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और को श्योरिटी के अगेंस्ट में। आप अगर सिंपली इन 3 हेडिंग्स को भी याद रख लोगे ना कि अगर श्योरिटी के राइट्स जो हैं वो प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और को श्योरिटीज़ के अगेंस्ट इस तरीके से हैं, तो आप इस टॉपिक को कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आप जुडिशरी, क्लेट, पीजी, एपीओ, एलएलबी या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ लॉ स्ट्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हर डिफ़िकल्ट लीगल कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ ईजी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करती हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।